क्या हो गया? जन का मतलब क्या हुआ? लोग। संख्या का मतलब क्या हुआ? समूह है। जन का मतलब क्या हुआ? लोग। संख्या का मतलब क्या हुआ? समूह है। तो जनसंख्या का अर्थ क्या हुआ? लोगों का समूह है। ठीक है। अब देखो, लोग या तो महाद्वीप या द्वीप या देश या राज्य या जिले, कोई ना कोई निश्चित क्या होता है? स्थान होता है। निश्चित क्या होगा? कोई ना कोई निश्चित क्या होगा? भूभाग होगा, कोई ना कोई निश्चित स्थान होगा। जनसंख्या महाद्वीप में निवास करती है, द्वीप पर निवास करती है, देश में निवास करती है, राज्य में निवास करती है, जिलों में निवास करती है और गांवों में निवास करती है। वो क्या हो गया? निश्चित भूभाग हो गया। ठीक है। तो समय भी क्या होगा? निश्चित होगा। समय भी क्या होगा? निश्चित होगा, क्योंकि जनसंख्या में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कभी किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो किसी समय में जनसंख्या में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि जनसंख्या हमेशा, लोग हमेशा कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, और वो क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो निश्चित क्या हो गया? समय हो गया। निश्चित क्या हो गया? स्थान हो गया। और लोगों का वहां पर क्या रहता है? समूह रहता है। उसको क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी निश्चित स्थान पर, है ना, निश्चित स्थान पर, कोष्टक में हम लिख देंगे महाद्वीप, देश या राज्य, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में है जनसंख्या वितरण। उसके बाद में कौन सा है? जनसंख्या वितरण। अब देखो, वितरण का मतलब क्या होता है? फैलाव। किसका फैलाव? लोगों का। लोगों का क्या हो जाएगा? फैलाव हो जाएगा। लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर। लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के धरातल पर। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? पृथ्वी के धरातल पर लोगों का फैलाव क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। वे लोग कहाँ रहेंगे? पृथ्वी के धरातल पर ही तो निवास करेंगे। स्थलीय भाग पर ही तो क्या करते हैं? निवास करते हैं। स्थलीय भागों पर ही उनका क्या पाया जाता है? फैलाव पाया जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि पृथ्वी धरातल पर लोगों के फैलाव को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वितरण कहा जाता है। या इसकी परिभाषा ऐसे दी जा सकती है कि भूपृष्ठ पर लोगों का जो फैलाव है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका कौन सा? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई। अब प्रति इकाई का मतलब है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर। प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कौन निवास करते हैं? लोग निवास करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या के समूह को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, उनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब किसी भी प्रदेश का यदि हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात करें तो उसका सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। उसका सूत्र क्या होगा? कुल जनसंख्या में किसका भाग दे दे? कुल क्षेत्रफल का भाग दे दे। क्या ज्ञात किया जा सकता है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रदेश का यदि हमें जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है तो हम उस प्रदेश की कुल जनसंख्या के बारे में हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। और उसके कुल क्षेत्र के फल के बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तब उस प्रदेश का क्या ज्ञात किया जा सकता है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें, भाई भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32 लाख
87,263 वर्ग किलोमीटर। और इसकी लगभग जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़ है। यदि हमें इसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है तो क्या करना है? इसकी कुल जनसंख्या में किसका भाग दे देना है? कुल क्षेत्रफल का भाग दे देना है। ठीक है। और क्या ज्ञात किया जा सकता है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। कई बार ये आता है कि जनसंख्या घनत्व पद को परिभाषित कीजिए। पद का तो अर्थ जान चुके हो ना कि पद का तो क्या अर्थ होता है? शब्द होता है। ठीक है ना। जब भी कभी प्रश्न में यदि पद देगा तो इसका मतलब है हमारे पास में जो भी ये शब्द दे रखा है इस शब्द को हमें क्या करना है? परिभाषित करना है। इसकी क्या लिखनी है? परिभाषा लिखनी है। कई बार ये पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का क्या लिखिए? सूत्र लिखिए। तो जन घनत्व ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। उसके बाद में देखो इस पर ही आधारित एक प्रश्न है कि एक कै प्रदेश है, कै प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में कै जो प्रदेश है उस प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,50,000। ये उसकी क्या है? जनसंख्या है। ठीक है। अब हमें उस प्रदेश का क्या ज्ञात करना है? जन घनत्व ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? जन घनत्व क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। उस प्रदेश का हम जनसंख्या घनत्व क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो देखो हमारे पास में क्या प्रदेश का क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। क्या प्रदेश की क्या दे रखी है? जनसंख्या दे रखी है। कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देता है और उसका क्या ज्ञात करवाता है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात करवाता है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। यहीं लिख दो हल। ठीक है। क्या प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 100 वर्ग किलोमीटर। क्या प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,50,000 है। हमें ज्ञात क्या करना है? उसका जनसंख्या घनत्व ज्ञात करना है। अब देखो जन घनत्व का सूत्र क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ठीक है। ये इसका क्या हो गया? सूत्र हो गया। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है। अब वे क्या करें? उसकी जनसंख्या कितनी है? 1,50,000। बाहर किसका दे दें? उसमें 100 का दे देंगे। ये दोनों कितना बच गया? 1500 बच गया प्रति वर्ग किलोमीटर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कै जो प्रदेश है उस कै प्रदेश के 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 1500 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। अतः है कै जो प्रदेश है उस कै प्रदेश का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना हो जाएगा? 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। भाई 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भी प्रदेश की जनसंख्या को दिया गया है। ठीक है। उसके कुल क्षेत्रफल को दिया गया है और उससे क्या ज्ञात करवाया गया है? जनसंख्या घनत्व ज्ञात करवाया गया है। अब देखो हमें विश्व के महाद्वीपों के जनसंख्या घनत्व के वितरण में यदि हम बात करें तो एशिया महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जनसंख्या घनत्व है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप जो महाद्वीप है उसका जनसंख्या घनत्व है 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जनसंख्या घनत्व है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ओसेनिया जो महाद्वीप है उसका जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना पाया जाता है? 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यदि हम महाद्वीप की बात करें, भाई महाद्वीप की क्या परिभाषा होती है? महा का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है।
द्वीप का मतलब क्या होता है? भूमि का वह छोटा भाग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। महाद्वीप द्वीप से क्या होता है? बड़ा होता है। तो भूमि का वह बड़ा भाग जो चारों ओर किससे घिरा हुआ हो? महासागरीय जल से घिरा हुआ हो, उस भूभाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। लेकिन अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ लोग क्या नहीं करते? निवास नहीं करते, जनशून्य प्रदेश है, इसलिए वहाँ इसके अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया जाएगा। 6 महाद्वीप है। सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वो किस महाद्वीप का पाया जाता है? एशिया महाद्वीप का पाया जाता है। यहाँ एशिया महाद्वीप में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 146 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। और सबसे कम किसका पाया जाता है? ओशिनिया महाद्वीप का सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यहाँ केवल प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 5 व्यक्ति क्या करते हैं? निवास करते हैं। अब ये पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका पाया जाता है? ओशिनिया महाद्वीप का पाया जाता है। क्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि अधिक क्षेत्रफल पर कम जनसंख्या निवास करती है तथा कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण सहित क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। उस प्रश्न का भी जो आंसर हम पढ़ेंगे है ना, वो इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। कई बार प्रश्न दिया जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कीजिए? समझाइए। कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। देखो नंबर 1 इसमें है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक। अब देखो भौगोलिक कारक का मतलब क्या है? प्राकृतिक कारक है ना। प्रकृति भी मानव का जो बसाव है, रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है ना, उसके जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक जो साधन होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। उनका बसाव है, रहना है, उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं उसको ये भौगोलिक कारक हैं वो क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जैसे हम भौगोलिक कारकों की यदि हम बात करें तो देखो जल है, जल की उपलब्धता है, भू आकृति है। भू आकृति का मतलब है कि भूमि का जो आकार है, भूमि का आकार है, वो आकृति का मतलब क्या होता है भाई? भूमि का आकार होता है, ठीक है। मृदा है और जलवायु है। ये भौगोलिक जो कारक हैं वो जनसंख्या वितरण घनत्व और जनसंख्या को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यानी भौगोलिक कारकों की यदि हम बात करें तो जल है, भूमि का जो आकार है यानी धरातल कैसा है ना, भू आकृति कैसी है। देखो सामान्यतः जो भू आकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है: पर्वतीय, पठारी और मैदानी। पृथ्वी पर मुख्य रूप से ये 3 आकृतियां हैं। स्थलीय भाग की यदि हम बात करें तो स्थलीय भाग को कितनी आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है? 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पर्वतीय भाग है, कहीं का धरातल पर्वत के रूप में पाया जाता है, कहीं का धरातल पठारी भाग के रूप में पाया जाता है, और कहीं का भूभाग है, जो भाग है वो किसके रूप में पाया जाता है? मैदानों के रूप में पाया जाता है। और ये मानव बसाव और मानव की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जीवन यापन करने के लिए जो मनुष्य क्रियाएं करता है उनको ये क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये भौगोलिक कारक मनुष्य के बसाव को, उसकी आर्थिक जो क्रियाएं हैं, मनुष्य जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करता है इत्यादि क्रियाओं को भौगोलिक कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि हम भौगोलिक कारकों की बात करें तो इसमें पहला है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता, जल की उपलब्धता
भाई ये कहा जाए जल ही मानव का क्या माना जाता है, जीवन माना जाता है, क्योंकि जल के बिना मानव विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करता है वो क्या नहीं हो पाती है, संभव नहीं हो पाती है। इसलिए कहा गया है कि जीवन ही क्या होता है, जल है। जल के बिना मानव अपनी क्या नहीं कर सकता, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं नहीं कर सकता। यदि हम जल के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, पीने के रूप में किया जाता है, खुद पीता है अपने पशु वगैरह को। दूसरा, सिंचाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कृषि फसलों को यदि सिंचाई करनी है, कृषि फसलों का उत्पादन किया जाता है, उसके लिए उसकी क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। यदि परिवहन मार्गों का निर्माण किया जाए, है ना, सड़क मार्ग है, रेल परिवहन है, इनका यदि मार्ग किया जाए तो किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधन बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। मछली पालन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। पशुपालन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। और नौ संचालन के लिए, नावों का संचालन करने के लिए, जल परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि मनुष्य जल का उपयोग विभिन्न कार्यों करने के लिए किसका उपयोग करता है, जल का उपयोग करता है। जिन क्षेत्रों में जल की अनुपलब्धता कम पाई जाती है, कम मात्रा में पाया जाता है, वहां मनुष्य के कृषि है, परिवहन के जो साधन है, उद्योग धंधे हैं, उनका क्या नहीं किया जा सकता, विकास नहीं किया जा सकता। भाई जहाँ जल की क्या पाई जाती है, समस्या पाई जाती है, जल कम मात्रा में पाया जाता है, जहाँ जल की अनुपलब्धता है, वहां पर मनुष्य के विभिन्न जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका क्या नहीं किया जा सकता, विकास नहीं किया जा सकता। जहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की क्या पाई जाती है, उपलब्धता पाई जाती है, उन क्षेत्रों में मनुष्य जीवन यापन करने के लिए जो क्रियाकलाप हैं, जो साधन है, आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। यही कारण है कि विश्व में जहाँ जल की उपलब्धता अधिक पाई जाती है ना, वहाँ जनसंख्या क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। देखो प्राचीन कालीन समय में जनसंख्या अधिक कहाँ निवास करती थी, नदी जो घाटी क्षेत्र होते थे, नदियों के आसपास लोगों की जो संख्या है वो क्या पाई जाती थी, अधिक पाई जाती थी, क्योंकि जल की उपलब्धता के कारण वो अपने जीवन यापन के साधनों का क्या कर सकते थे, विकास कर सकते थे। यही तो कारण है कि विश्व के जो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, विश्व के मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं, अति उष्ण जो प्रदेश हैं, अति जो शीत प्रदेश हैं, वहां जल की उपलब्धता क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। इसलिए वहां जनसंख्या जो वितरण है, लोगों का जो फैलाव है, लोगों का जो जनसंख्या घनत्व है, लोगों की जो संख्या है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। बल्कि जहां जल की उपलब्धता अधिक पाई जाती है, देखो भारत के दो भूआकृति प्रदेश हैं, एक थार का मरुस्थल है और दूसरा उत्तर का विशाल मैदान है, जो नदियों के द्वारा उस मैदानी भाग का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। वहां जल की उपलब्धता क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसलिए कृषि है ना, उसके साथ साथ पशुपालन है, उद्योग है, परिवहन के साधन है, उनका विकास क्या हुआ है, अधिक हुआ है। बल्कि थार के मरुस्थल में मानव की आर्थिक विकास की जो क्रियाएं हैं उनका कम विकास होने के कारण वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। यही कारण था कि विश्व के प्राचीन कालीन समय में नदी घाटी जो क्षेत्र थे वो क्या पाए जाते थे, संघन बसे हुए पाए जाते थे, वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है, संघन पाई जाती है। दूसरा कारक आता है भू आकृति। पहला कौन सा हो गया इसके अंतर्गत, जल की उपलब्धता हो गया। दूसरा कौन सा कारण है, भू आकृति। आकृति का मतलब होता है आकार, आकृति का मतलब क्या होता है, आकार या स्वरूप होता है। किसका आकार या स्वरूप, भूमि का आकार स्वरूप। सामान्यतः भूमि के जो आकार होता है, जो स्वरूप पाया जाता है, उसको कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में धरातल को क्या किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। धरातल पर मुख्य रूप से 3 भूआकृतियां पाई जाती हैं। भूमि का 3 प्रकार का क्या पाया जाता है, आकार पाया जाता है। किसके रूप में, मैदान के रूप में, पर्वतीय भाग के रूप में, और किसके रूप में पाया जाता है,
पठारी भाग के रूप में पाया जाता है। भाई लोग रहने की दृष्टि से, बसने की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो वीर्यता देंगे वो किसको देंगे? समतल मैदानी भागों को देंगे, क्योंकि वहां आसानी से मानव के अधिवासों का निर्माण किया जा सकता है और मानव से संबंधित आर्थिक जो क्रियाएं होती है उनका आसानी से क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। भाई मैदानी भागों में आसानी से परिवहन मार्गों का निर्माण किया जा सकता है, आसानी से उद्योगों का निर्माण किया जा सकता है और आसानी से अधिवासों का क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है और आसानी से कृषि का क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। इसलिए मैदानी जो भाग है वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, बल्कि पर्वतीय और पठारी जो भाग है वहां मानव से संबंधित आर्थिक विकास की जो क्रियाएं हैं, जीवन यापन करने की जो क्रियाएं हैं, उनका कम विकास होने की वजह से वहां पर जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। यही कारण है कि भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है या विश्व के जो मैदानी प्रदेश है, समतल मैदानी जो भूभाग है, वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। यही तो कारण है कि एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी जो भूभाग है वहां पर एशिया महाद्वीप की लगभग 60% जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। परंतु उस दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उसका जो धरातल पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? समतल मैदानी प्रदेश के रूप में पाया जाता है। यही तो कारण है कि भारत में गंगा का जो मैदान है वो जनसंख्या की दृष्टि से संघन बसा हुआ है, जबकि हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है, क्योंकि हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है एक पर्वतीय भूभाग है और वहां मनुष्य की पर्याप्त आर्थिक क्रियाओं का क्या नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ है, क्योंकि वहां का धरातल वो कैसा पाया जाता है? कठोर पाया जाता है, तीव्र ढाल वाला पाया जाता है, समतल भाग नहीं पाया जाता। यही कारण है कि विश्व में जो मैदानी भाग है, जो मैदानी भूभाग पाए जाते हैं, समतल मैदानी भाग पाए जाते हैं, वहां लोग अधिक क्या करते हैं? निवास करते हैं, क्योंकि भू-आकृति है वो मनुष्य के बसाव, उसके जीवन यापन को क्या करती है? प्रभावित करती है। मैदानी भाग मानव बसाव के लिए अधिक सुविधाजनक रहते हैं, अधिक आर्थिक क्रियाकलापों का वहां पर क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। तो यही कारण है कि विश्व के जो समतल मैदानी जो भाग है वहां पर जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वितरण क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है, जबकि पर्वतीय और पठारी भागों में मैदानों की अपेक्षा जनसंख्या विरल रूप में क्या करती है? निवास करती है, अर्थात वहां जनसंख्या क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है।